एमए समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई से संबंधित अवधारणा, समाजशास्त्र का उद्भव, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज के इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है कि हम समाजशास्त्र के उद्भव की परिस्थितियों को जानें। समाजशास्त्र के उद्भव की परिस्थितियों को जानने के पहले मैं आपको समाजशास्त्र की परिचयात्मक पृष्ठभूमि के बारे में आपके संज्ञान को पुनः इस व्याख्यान से जोड़ने का प्रयास करूंगी। स्नातक स्तर की कक्षाओं में बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में आपने समझा है समाजशास्त्र क्या है, और यह आप भली भांति जानते हैं कि इसिडोर अगस्त मेरिए फ्रेंकवायर्स जेवियर कॉन्ट ने 1838 में समाजशास्त्र विषय की बुनियाद रखी। लेकिन क्या विषय और विषय वस्तु दोनों इसी समय शुरू हुए, और यदि इस समय शुरू हुए तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, इत्यादि प्रश्न हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। यहाँ इस बात पर हमें चिंतन करना आवश्यक है कि समाज से जुड़ा ज्ञान निश्चित तौर पर बहुत पुराना है। यानी हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन एक विषय के रूप में समाजशास्त्र जिसको हम पढ़ते हैं उसकी अवधि बहुत ज्यादा नहीं। क्या फर्क है उस पुराने चिंतन में और समाजशास्त्र विषय से जुड़े हुए हमारा जो विषय वस्तु है, समाजशास्त्र के अध्येताओं ने जिन विषयों पर बात की है उसमें और पुराने चिंतन में अंतर है। आप यह भली भांति जानते हैं कि समाजशास्त्र के आधारभूत जनक, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, अगस्त काम्टे, जिन्होंने यह कहा था कि समाजशास्त्र व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यानी एक ऐसा विषय जिसमें हम इस बात का अध्ययन करें कि समाज कैसे बना, संचालित कैसे हो रहा है, उसके स्वाभाविक नियम कौन से हैं और इसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है। हम देखते हैं कि क्रमशः जो आधारभूत जनक हैं, अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इन्होंने समाज से जुड़े हुए जिन विचारों को प्रस्तुत किया और विषय की पृष्ठभूमि तैयार की, यहाँ इस व्याख्यान के बाद आप समझ सकेंगे कि इन विचारों में जो इन्होंने प्रतिपादित किए और उन दिनों की परिस्थितियां जिनमें यह विषय उत्पन्न हुआ, उनमें क्या साम्य है। तब हम यह समझ सकेंगे कि समाजशास्त्र के उद्भव की परिस्थितियां, यानी ऐसा कौन सा विचार या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवेश था जिसने इन विचारों को प्रतिपादित करने के लिए एक आधार तैयार किया, वगैरह वगैरह। अगस्त काम्टे के चिंतन में 3 स्तर का नियम, विज्ञानों का संस्तरण, प्रत्यक्षवाद, हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास का सिद्धांत, इसी तरह से साव्यवी एकता की बात, इमाइल दुर्खीम का श्रम विभाजन, सामाजिक एकता की बात, कार्ल मार्क्स का आर्थिक आधार पर समाज की संरचना को समझने की बात हो, मैक्स वेबर की तार्किक क्रिया, आर्थिक विकास, नौकरशाही जैसे मुद्दे। ये सभी वो विचार हैं जो यूरोप की
उन तत्कालीन जो दशाएं थी यूरोपीय समाज की, जिनमें समाजशास्त्र विषय की ने जन्म लिया, उनका आधार प्रस्तुत करते हैं। क्या था यूरोपियन समाज उस समय? 1838 में जब समाज पैदा हुआ, उद्भव हुआ, उन दिनों की जो यूरोपीय समाज की परिस्थितियां थी, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, उन सभी पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे और यह समझ सकेंगे कि विचार समाज की पृष्ठभूमि में तैयार होते हैं। आइए हम इन पर क्रमशः चर्चा करते हैं। 14वीं से 17वीं सदी तक यूरोपीय समाज में दो महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई, एक वाणिज्य क्रांति और दूसरी वैज्ञानिक क्रांति। यह वे क्रांतियां थीं जिन्होंने समाज को या समाज की जो चली आ रही पुरानी व्यवस्था है, इसको बदलने में अहम भूमिका निभाई। सामंती समाज के चलते कृषि ही मुख्य आधार होता था, लेकिन जैसे जैसे समाज की स्थितियां परिवर्तित हुई, वाणिज्य क्रांति ने, व्यापारिक नए स्रोतों ने, समुद्री यात्राओं ने, उपनिवेश ने कुछ इस तरीके की परिस्थितियां निर्मित की जिनमें यूरोप के समाज में, फ्रांस, इंग्लैंड, इन जगहों पर हम देखते हैं कि तेजी से व्यापार और वाणिज्य की परिस्थितियां निर्मित हुई, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ और संयुक्त पूंजी यानी शेयर की अवधारणा 17वीं शताब्दी में शुरू हो गई। पत्र मुद्रा यानी चेक से भुगतान होने लगा और जब इस तरह से व्यापारिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया गया तो शिक्षण, कौशल, रोजगार के बढ़ते अवसरों ने एक नए वर्ग को पैदा किया। यह वर्ग था मध्य वर्ग, यानी जैसा कि हम मार्क्स के सिद्धांत में पढ़ते हैं कि पूंजीपति और सर्वहारा, सामंत और कृषक, इन स्थितियों से हटकर हम देखते हैं कि एक नया मध्य वर्ग उन दिनों अस्तित्व में आया। यद्यपि कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन बैंकर्स, अंशग्राही और जो वाणिज्य गतिविधियों के काम में संलग्न होने वाला वर्ग था, वह धीरे धीरे मध्य वर्ग के रूप में अस्तित्व में आया। यह वह समय था जब परंपरागत चिंतन को नकार दिया गया। कोपरनिकस वह पहला व्यक्ति था जिसने यह सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, यानी उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस तरह की बात जब उसने की तो फिर एक के बाद एक खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक प्रयासरत हुए। खगोलशास्त्री, वैज्ञानिक और नए आविष्कार, इन्होंने समाज में वैज्ञानिक क्रांति का सूत्रपात किया और समाज निरंतर वैज्ञानिक प्रगति की ओर बढ़ा। यही कारण है कि समाज में आगे चलकर हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति हुई और एक नया बौद्धिक वातावरण तैयार हुआ जिसे हम ज्ञानोदय के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, फ्रांस में ऑगस्ट कॉम्टे के ऊपर जो बहुत ज्यादा प्रभाव डाला वह महत्वपूर्ण घटना थी उन दिनों फ्रांस की क्रांति का न केवल फ्रांस पर बल्कि पूरे विश्व पर जो प्रभाव पैदा हुआ, उसने चिंतन की एक धारा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है इतिहास में और यही कारण है कि चूंकि समाज के पुनर्गठन,
समाज के निर्माण में, समाज के लिए दिशा देने में इस क्रांति की उल्लेखनीय भूमिका है। अतः हम समाजशास्त्र के उद्भव की परिस्थिति में फ्रांस की क्रांति को जानने का प्रयास करेंगे। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन दिनों एक लहर चली थी। लोगों ने इस विचार को समझा था कि 1776 में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। लोगों ने किस तरह अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। तो फ्रांस की जनता में भी एक लहर पैदा हुई। फ्रांस की दरअसल उस व्यवस्था में क्रांति के बीज छुपे थे। क्या थी वह व्यवस्था? इस पर हम समाजशास्त्रीय नजरिए से ध्यान देना चाहेंगे। उस समय की जो फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें समाज कई हिस्सों में बटा था। एक तरफ उच्च पादरी वर्ग था, यानी कैथोलिक चर्च के प्रमुख जो पादरी हुआ करते थे, वे राज व्यवस्था में भी सम्मानित थे और उनके ऊपर किसी तरह का राजा का कोई नियंत्रण नहीं था, बल्कि उनके आदेश, उनकी इच्छा का ध्यान रखा जाता था। कुलीन वर्ग था, जिसे हम कह सकते हैं कि उस समय की समाज व्यवस्था में, राज व्यवस्था में सामंत जो हुआ करते थे, प्रमुख राजकाज का काम देखने वाले, एक वह वर्ग था। एक किसान वर्ग था, वह बहुत ज्यादा श्रम से उत्पादन करता था और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा भार होता था। निम्न पादरी वर्ग था, जो स्थानीय स्तर पर चर्च हुआ करते थे, उनकी देखरेख करने वाले छोटे पादरियों का समूह था। यह समूह इस बात को समझता था कि समाज में किस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं या धर्म के आधार पर किस तरह से शोषण हो रहा है। नया मध्य वर्ग, व्यवसायी, अंशग्राही, बैंकर्स, लेखक, बुद्धिजीवियों का भी पैदा हो चुका था। मजदूर वर्ग था, जो अपने श्रम को बेचता था। कुल मिलाकर समाज में जो स्थिति थी, उसमें एक कहावत बहुत प्रचलित थी वहां कि यदि फ्रांस पर कोई संकट आता है तो कुलीन तंत्र उसके लिए प्रयास करता है, पादरी उसके लिए प्रार्थना करते हैं और जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, वह उसको ढोता है। यानी समाज के कुछ लोग बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न और कुछ लोग बहुत ज्यादा निर्भर, उनके ऊपर आदेश राजा का जबरदस्त राजतंत्र की जो बुराइयां थीं, वे सब कुछ खास लोगों पर कायम थी। तो सामाजिक स्थिति में न्याय की व्यवस्था भी कुछ इस तरह थी कि समान न्याय था नहीं, किसी के लिए बहुत छूट, किसी के लिए सजा के अलग प्रतिमान। इस तरह की विभिन्नता में स्वाभाविक रूप से विद्रोह के बीच छुपे हुए थे। चर्च के लिए जनता धार्मिक रूढ़ी के तहत उनके आग्रह से दान देती थी। उनकी चर्च की जो संपत्ति होती थी, उस पर राजा के दान के लिए प्रतिबद्ध नहीं करते थे और जो भी उत्सव होते थे, उन पर अतिरिक्त रूप से भी चर्च को प्रॉपर्टी जो मिलती थी, वह भी उसके कोष में जमा हो जाती थी। बहुत सुविधा भोगी होता जा रहा था धार्मिक वर्ग और यह आवश्यक था कि वहां की जनता कैथोलिक ईसाई धर्म को ही स्वीकार करे।
इस तरह से धर्म प्रमुखों का बोलबाला और जनता के बीच उनकी नकारात्मक छवि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राजा राजतंत्र की जो बुराइयां उस समय मौजूद थीं, वे प्रमुख रूप से हम ये मान सकते हैं कि सामंतों का वर्चस्व था। लुई 16वीं का जो शासन था उसमें यद्यपि लुई 16वां अपने आखिरी समय में कुछ उदार हुआ और उसने यह इजाजत दी कि धर्म के नाम पे व्यक्ति कुछ स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, यानी वे कैथोलिक की जगह यदि कोई दूसरा धर्म भी स्वीकार करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उसका नीतिबद्ध तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ और सामंत बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे, इसलिए राजनीतिक स्थिति में जो विरोधाभास पैदा हुए उसमें आम जनता के अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हुए और कुछ ही लोग सिर्फ अपने हितों की पूर्ति कर पाते थे। राजकोष खाली होते जा रहा था, व्यवस्था बहुत खराब हो चली थी और चूंकि लगान का भार एक वर्ग पर निर्भर था, इसलिए वह अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए तत्पर था। आर्थिक असमानता की बढ़ती खाई में जो एक विचारों की जरूरत थी वो उस समय वाल्टेयर, रूसो, रिकार्डो, डिड्रो इन्होंने दिए और यह बताया कि मनुष्य को स्वतंत्रता मिलना उनका नैसर्गिक अधिकार है और मनुष्य प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा प्राणी है। स्वतंत्रता उसका अधिकार है और उसे एक अच्छे जीवन को जीने का अवसर मिलना चाहिए। और नई मान्यताओं, नए दर्शन, नई विचारधारा ने उन परंपरागत विचारों को तोड़ने का प्रयास किया जिनसे समाज का आधे से ज्यादा वर्ग या आबादी शोषित थी। परिणाम हुआ, क्रांति हुई और क्रांति का परिणाम प्रभाव पूरी दुनिया ने प्रजातंत्र के रूप में जाना, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो तीन आधार हैं वह फ्रांस की क्रांति की देन कहे जा सकते हैं। तो जब काम्टे समाज के पुनर्निर्माण पर अपने विचार
पर उत्पादन की शुरुआत और इसका पूरे समाज पर पड़ना, इन दोनों परिप्रेक्ष्य में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह यह समाजशास्त्र के उद्भव की परिस्थितियों को निर्मित करने में सहायक रही। यदि आपने बार्नेट की किताब नवाचार पढ़ी होगी, इनोवेशन, तो आप जानते होंगे कि जब कोई नवाचार को राज्य का आश्रय मिल जाता है, राज्य के द्वारा उसे बढ़ावा मिलता है, तो वह प्रगति के तरफ अग्रसित हो जाता है। इंग्लैंड की परिस्थितियों में ऐसा ही हुआ। वहां जो भी आविष्कार हो रहे थे, न केवल उनको नए सिरे से स्वीकार करने की पहल शुरू हुई, बल्कि उनके उपयोग के लिए राज्य के द्वारा बैंकिंग सुविधाओं, पूंजी की मदद, इनको बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण आधार था, जिसने विशाल पैमाने पर उत्पादन को करने के प्रयासों को परिलक्षित किया। जैसा कि हम दुर्खीम के सिद्धांत में पढ़ते हैं कि समाज में श्रम विभाजन तब बढ़ता है, बढ़ती हुई जनसंख्या की दबाव की जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम विभाजन पैदा होता है। और औद्योगिक क्रांति ने श्रम विभाजन की उसी दशा को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक आविष्कार, पूंजी, संयुक्त पूंजी, इनकी सुविधा और समाज में नए विचारों को स्वीकार करने का वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम थे जिनने इन प्रयासों को बल दिया। और हम देखते हैं कि एक एक करके जो आविष्कार होते चले गए, उन्होंने पूरी व्यवस्था को बदल दिया। बहुत आसान हो गया उत्पादन, चाहे वह भाप का इंजन हो, चाहे वो मशीन बनाना हो, चाहे किसी भी तरह का आविष्कार हो। इन सब आविष्कारों ने, एक बात आप इस पर भी गौर करें कि इंग्लैंड के समाज में यह सब क्यों हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कार्य करने की आजादी का वातावरण मिला और मनुष्य के मस्तिष्क में नया सोचने की क्षमता होती है। आवश्यकताएं बढ़ रही थी, उनके लिए आवश्यक संसाधन मिलते ही आविष्कार और आविष्कार होते चले गए, और उसका परिणाम उनके उपयोग के रूप में हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के बतौर हमारे सामने आया। औद्योगिक क्रांति के जो प्रभाव समाज पर पड़े, उनमें महत्वपूर्ण प्रभाव था नगरीकरण। गांव से जनसंख्या का पलायन तेजी से बढ़ा, नगर निर्मित होते गए और नगरीकरण की प्रक्रिया ने औद्योगिक उत्पादों की खपत के लिए बाजार तो उपलब्ध कराया ही, लेकिन जो सामाजिक संरचना पर प्रभाव पड़ा, उसमें हम देखते हैं कि परिवार, नातेदारी जैसी संस्थाएं बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुई। समाज के मूल्य मानक भी बदले और जो सदियों से शोषित वर्ग था, श्रमिक वर्ग, उसमें जागरूकता आई। और इस तरह से जिस बात को हम मार्क्स के सिद्धांत में पढ़ते हैं कि कैसे पूंजीपति और श्रमिक के बीच में संघर्ष होता है, उनकी बदली हुई दशाओं को पढ़ने समझने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ अपने विषय में। तो औद्योगिकरण का प्रसार और बाजार के लिए उपनिवेश का बनना, राष्ट्रवाद की प्रक्रिया तेज होना और आधुनिकता के विचारों का प्रचार प्रसार, ऐसी बहुत सारी चीजें थीं जिनने यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। बौद्धिक पृष्ठभूमि के रूप में यदि हम देखें तो 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का जो समय था,
यूरोपीय समाज में वह समय ज्ञानोदय का था। ज्ञानोदय का अभिप्राय एक ऐसी वैचारिक पृष्ठभूमि जिसमें विद्वानों ने नए विचारों की बुनियाद रखी। यदि हम खगोल के क्षेत्र में देखें तो ब्रह्मांड के नए नियम, यदि हम दर्शन के क्षेत्र में देखें इस पर भी नए नियम, धार्मिक रूढ़ि को खत्म करने के लिए नए नियम, विज्ञान में कार्य कारण को समझकर अपनाने की जो परंपरा थी इस पर बल देना, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें विद्वानों के विचारों में, उस समय के चिंतन में जानने को मिली। स्पिनोजा का लेख व्हाट इज एनलाइटमेंट एक आधार माना जाता है ज्ञानोदय का। इसके अलावा हम देखते हैं कि मिल ने स्वतंत्रता की बात की, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात की, तो राजतंत्र जैसी शासन प्रणाली के दोष को समझने का अवसर मिला। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कार्य करने की आजादी, जीने का अधिकार, यह सब मिल की विचारधारा से मिला। रूसो ने प्राकृतिक रूप से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की। तो ऐसे तमाम विचारक, इनका जो आधार था उसका परिणाम है कि दुनिया में आज हम धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणा से परिचित हो पाए। हम विज्ञान के निरंतर कारण और परिणाम के तथ्य को स्वीकार करने और हर समय नई चीज को जानने की पृष्ठभूमि तैयार कर पाए। ज्ञानोदय की इन परिस्थितियों ने निश्चित तौर पर समाज के नियमों को, कि किस तरह से समाज संचालित होता है और समाज को कैसे बदला जा सकता है, इनको जानने का एक आधार प्रस्तुत किया। विकास के जीव वैज्ञानिक सिद्धांत, दरअसल उस समय विद्यार्थियों साइंस बहुत अच्छी तरीके से प्रभावशील हो चुका था। डार्विन का जो सिद्धांत था उद्विकास का, और उसकी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अस्तित्व के लिए संघर्ष में योग्यतम की विजय होती है, हम देखते हैं कि हमारे आधारभूत जनक में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के उद्विकास के सिद्धांत में इस बात को स्वीकार किया और समाज को समझाने का, क्रमिक विकास को समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ती हैं उसके कारण को भी स्पष्ट कर सके। इसके अलावा एक और बात उस समय की पृष्ठभूमि में थी कि चूंकि औद्योगिक क्रांति हो रही थी और नए सिरे से जो गरीब जनता थी वह नए नए रोजगार के अवसरों को खोज रही थी, दास प्रथा समाप्ति की ओर थी। तो जो जनसंख्या थी वहां की, उसके नए सिरे से सर्वेक्षण शुरू हुए। जैसे विज्ञान के आविष्कार ने कई तरह की चिकित्सा सुविधाओं को भी बढ़ाया, टीके बने तो मृत्यु दर में कमी आई, पलायन हुआ तो जनसंख्या इधर से उधर हुई, उसके आंकड़े, गरीबी के आंकड़े, स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े, लिंग से संबंधित आंकड़े और बहुत तरह के जो सर्वेक्षण हुए, उन्होंने इस बात को जानने का एक आधार प्रस्तुत किया कि समाज में किसी भी घटना के पीछे के कारण क्या है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र के उदय पर बौद्धिक प्रभाव का अपना महत्व रहा है। एक बार पुनः हम इस बात पर चर्चा करें। आज के इस व्याख्यान में हमने जाना कि समाजशास्त्र विषय के उद्भव की परिस्थितियां क्या रहीं। इसमें हमने प्रमुख आधार इस बात को लिया कि जो समाजशास्त्री
आधारभूत जनक के रूप में स्थापित हैं। इन्होंने अपने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन विचारों के महत्वपूर्ण आधार क्या हैं? तब हम इस बात को समझ सकेंगे कि इन परिस्थितियों और सिद्धांतों में कितनी साम्यता है। अतः हम इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि विचार समाज की परिस्थितियों में उद्भूत होते हैं। मोरिस गिन्सबर्ग ने रीजन टू अनरीजन इन सोशियोलॉजी में यद्यपि समाजशास्त्र के उद्भव के 4 आधार बताए: राजनीतिक, ऐतिहासिक, जैविक, उद्विकासी और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन। लेकिन समग्र रूप से विद्वानों ने कुछ खास आधारों का उल्लेख किया है, जिनको हमने सम्मिलित करके आज के व्याख्यान में रखने की कोशिश की। इसमें सबसे पहले हमने इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय समाज में कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिनने समाज के व्यक्तियों को प्रभावित किया। तो हम समझ सकते हैं कि उस समय में समाज में कृषि अर्थव्यवस्था सामंती व्यवस्था के बीच से वाणिज्य की व्यापार की शुरुआत हुई, नए नए मार्ग खोजे गए, समुद्री यात्राएं हुई, व्यापार के नए अवसर हुए, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ और शेयर मार्केट की शुरुआत भी उन्हीं दिनों में हुई। और इन सब का परिणाम था कि मध्य वर्ग पैदा हुआ। मध्य वर्ग बुद्धिजीवियों, कलाकारों और पूंजी उपक्रम से जुड़े उन लोगों का वर्ग रहा है जो निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा है। इन सब प्रयासों को आधार दिया उस समय की परिस्थितियों में वैज्ञानिक क्रांति ने। वैज्ञानिक क्रांति ने धर्म, समाज की रूढ़ी परंपरा से जुड़े तमाम अंधविश्वासों को खत्म करके कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया। और जैसे ही इन आधारों को समाज की स्वीकृति प्राप्त हुई, हम देखते हैं कि समाज बदलाव की तरफ आगे बढ़ता गया। फ्रांस की क्रांति दुनिया के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है, क्योंकि फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की धार्मिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक स्थिति। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब हम वेबर की नौकरशाही की बात करते हैं, तो नौकरशाही के सिद्धांत में वेबर और पार्सन्स भी इस तथ्य पर बल देते हैं कि यदि नौकरशाही में चयन व्यक्तिगत आधार पर होता है तो उसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। यानी नौकरशाही के प्रकार या भूमिका की हम बात करते हैं तो स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत चयन अकार्य को पैदा करता है। यही स्थिति फ्रांस के समाज में थी, क्योंकि वहां सामंतों का जो अधिकार था, कुलीन वर्ग जो था, वह परंपरागत रूप से अपनी शक्तियों को हासिल किए था और वही प्रशासन के कार्यों को देखता था। तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत चयन और निहित स्वार्थों की पूर्ति ने फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को चरमराने में एक आधार तैयार किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वहां व्यक्तियों को उनके अधिकारों से परिचित कराने के लिए, उनके साथ अन्याय हो रहा है इस बात को समझाने के लिए जो तत्कालीन विचारक थे, उन्होंने यह समझाया और परिणाम सामने आया कि 1789 में फ्रांस में विद्रोह हुआ और उस क्रांति का परिणाम हुआ एक अच्छे समाज का निर्माण, जिसे हम सब जानते हैं स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की बुनियादी आधार हमें इस क्रांति ने दिए। औद्योगिक क्रांति ने समाज के पूरे परिवेश को बदलने का प्रयास किया। इसमें हम देखते हैं गांव से नगरों की ओर पलायन, जनसंख्या का विस्तार होते ही साथ श्रम विभाजन की बदलती दशाओं में नए आविष्कारों के माध्यम से उपयोगी या सुविधाभोगी जीवन के लिए जितना उत्पादन हो सकता है उसका उत्पादन और साथ में उसके लिए बाजार की तलाश, उपनिवेशवाद,
यह सब औद्योगिक क्रांति का परिणाम रहा, जिसने दुनिया को बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई। इसके साथ नए बौद्धिक परिवेश, तर्क को स्वीकार करना, ज्ञान की शक्ति को समझना और साथ ही साथ जो साइंस के मुख्य आधार रहे हैं उनको समाज के साथ जोड़कर समझने के जो सिद्धांत सामने आए वह हमारे विचारकों ने अपने विषय में सम्मिलित किए। उस समय की परिस्थितियों का आकलन करके कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया। तो अब आप समझ सके होंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसमें हम समाज की घटनाओं के कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करते हैं। जो परिस्थितियां समाज में, यूरोपीय समाज में उस समय घटित हुई, उन सारी परिस्थितियों के पीछे छुपे कारण क्या थे और उनके परिणाम क्या थे। यदि एक एक करके भी हम विचार करें तो हम यह समझ सकते हैं कि यह विषय नया है और इस विषय को पढ़ा जाना भी आवश्यक है, क्योंकि इसके पहले के सारे विज्ञान अस्तित्व में आ चुके थे, लेकिन समाज को हमें नए सिरे से जानने की आवश्यकता थी। इसलिए ऑगस्ट कॉम्टे ने इस विषय की बुनियाद रखी। इसके साथ ही समस्त विचारों का जो तार्किक आधार है, सिद्धांतों का जो आधार है, उससे और यूरोप की परिस्थितियों में बेहद साम्यता है और वही सिद्धांत हमारे
बोल सकते खराबी, तकनीकी खराबी से हमारे व्याख्यान में जो अवरोध हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं। मैं चाहती हूँ कि विद्यार्थी अब इस विषय पर जो भी उन्हें मेरे व्याख्यान में प्रश्न उनके दिमाग में आ रहे हैं, वे इंटरैक्शन के माध्यम से इस विषय पर और चर्चा कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी बात रखें। गुड आफ्टरनून मैम। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। मैम, फ्रांस की क्रांति के बारे में हमको पूरा डिटेल चाहिए था। क्या फिर से आप पूछिए, मुझे आवाज नहीं आई। मैम, फ्रांस की क्रांति के बारे में हमें पूरी डिटेल चाहिए। फ्रांस की क्रांति के बारे में फिर से जानना चाहते हैं? यस। चलिए, फ्रांस की क्रांति फ्रांस में 1789 में हुई। उस समय फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। लुई वंश की जो परंपरा थी, इसमें लुई 16वां ऐसा माना जाता है कि वह सामंतों के प्रभु था। उसकी पत्नी मेरिया एंटवानेट अपने दखल से शासन को प्रभावित करती थी और उस समय के जो सामंत थे वे भी उसके प्रभाव में रहा करते थे। यह तो एक आधार था जिसमें राजतंत्र में राजा का महत्वपूर्ण होना बहुत आवश्यक है, लेकिन जैसा कि इतिहास से स्पष्ट होता है कि लुई स्वयं में एक कमजोर शासक था। दूसरी बात उस राजनीतिक व्यवस्था की, तो उसमें सामंत, आम जनता का भी प्रतिनिधि सदन होता था और पादरी वर्ग हुआ करता था, यानी धार्मिक गुरु, सामंत, राजा और आम जनता। लेकिन होता यह था कि आम जनता के प्रतिनिधियों की बात को बहुत तवज्जो नहीं दी जाती थी और जो सजा थी, जो भी कार्य के ऊपर यदि कोई निरीक्षण के पश्चात किसी तरह का भी कोई आरोप होता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ निम्न वर्ग के ऊपर ज्यादा प्रभावी होता था। उससे धार्मिक गुरु अप्रभावित होते थे और साथ में सामंत बहुत मनमानी करते थे। आदेश जो प्रसारित होते थे उनमें सभी के लिए समानता नहीं थी। राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ हम देखते हैं कि फ्रांस की जनता पर जो उत्पादक वर्ग था उसे लगान अधिक देना होता था, यानी जो आबादी थी, वह जो उत्पादक वर्ग था वह अपने कर के माध्यम से इतना ज्यादा प्रभावित होता था कि वह अपने जीवन को सुखमय तरीके से नहीं जी सकता था। दूसरी तरफ भोग विलास से पूर्ण राज दरबार अपने सुख सुविधाओं में परिपूर्ण था। तो असमानता की यह सामाजिक स्थिति भी एक द्वंद्व पैदा करती थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उस समाज में जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी, इनके साथ साथ जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी, उसने जनता को यह समझाने में मदद की कि आप अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यानी यदि लगान अधिक देना है तो क्यों देना है, आप स्वतंत्र पैदा हुए हैं, अपने अधिकारों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जब इस तरह की समझ बौद्धिक वैचारिक पृष्ठभूमि के द्वारा उस समाज की जनता को सिखाई गई, तब वहां अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम की जो लहर थी कि हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए, वह लहर फ्रांस की जनता में विचारकों के द्वारा समझाइश जो पैदा की गई उससे आ गई
और यह निष्कर्ष हुआ कि फ्रांस की जो तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था थी, इसको खत्म करने के लिए क्रांति हुई और फिर इसके बाद राजतंत्र समाप्त हुआ। इसके अलावा कोई और प्रश्न? गुड आफ्टरनून मैम। मैं गवर्नमेंट हमीदिया कॉलेज भोपाल, आई एम राजशेखर तिवारी। मेरा प्रश्न ये है कि समाजशास्त्र के उद्भव में भारतीय समाज की क्या कोई भूमिका थी? यदि थी तो ये किस हद तक इसका प्रभाव पड़ा? देखिए, भारतीय समाज और समाजशास्त्र का उद्भव ये दोनों ही अलग बातें हैं। हम समाजशास्त्र विषय की बात कर रहे हैं तो यह यूरोप में उद्भूत हुआ, विकसित भी वहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हम भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं करते, लेकिन भारतीय परिस्थितियों को प्रभावित नहीं किया, बल्कि यूरोप की परिस्थितियों ने भारत की परिस्थितियों को प्रभावित किया, उपनिवेश बनाया और हम अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनियों से प्रभावित हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज का समाजशास्त्र के उद्भव से कोई संबंध नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र यूरोप में यानी फ्रांस में पैदा हुआ। ठीक है, और कोई प्रश्न? मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं मनीष सैनी हमीदिया आर्ट्स कॉलेज से भोपाल से बोल रहा हूँ। मैम मेरा ये क्वेश्चन हैगा जी कि मैम जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस में ही पड़ा था कि पूरे वर्ल्ड में पड़ा था उसका? देखिए, हर देश की शासन प्रणाली अलग होती है, लेकिन चूंकि हम ये बात करते हैं कि फ्रांस के विचारक अगस्त काम्टे ने इस विषय को जन्म दिया, तब हमें फ्रांस की जो तत्कालीन व्यवस्था थी उससे जब वो प्रभावित हुए। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, जब भारत में आजादी की लड़ाई हुई तो उस समय का जो चिंतन था हमारे समाज का, जो भी लिखा गया, चाहे वह साहित्य में लिखा गया, चाहे मुंशी प्रेमचंद की आप कहानियों को पढ़ें, कविताओं को देखें, जो भी लेख उस समय की जो विचारधारा थी वह तत्कालीन समाज से प्रभावित होने के बाद ही लिखी गई। तो ऐसा ही उस समय की परिस्थितियों में हुआ। चूंकि शासन प्रणाली अलग अलग देशों में अलग अलग होती है, तो समाज व्यवस्थाएं भी अलग होती हैं, लेकिन समाजशास्त्र फ्रांस में उद्भूत हुआ, इसलिए हमें फ्रांस की परिस्थितियों को ध्यान रखना जरूरी है, जहां तक मैं समझती हूँ। इसके अलावा और कोई प्रश्न पूछ सकते हैं आप? कोई और प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आपका स्वागत है, और नहीं तो व्याख्यान समाप्त करें। ठीक है, एक ही क्लास है। तो धन्यवाद। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। पुनः धन्यवाद। थैंक यू मैम।